साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि सुपर टेट आने वाला है और सुपर टेट आएगा ही। 11,500 समथिंग पोस्ट होगी। तो उस सिलेबस में हम चल रहे हैं। इससे पहले की क्लास ले चुके हैं और आज की जो क्लास है हम लोगों की, ये सामाजिक अध्ययन में एक सेक्टर है जो 30 नंबर का है। ठीक है। तो देखिएगा, सुपर टेट के सिलेबस में 30 नंबर का आपका ये सेक्टर है। इसमें एक टॉपिक है नदियां। हालांकि 10 टॉपिक है इसमें। दूसरा टॉपिक नदियां है। ठीक है। और पहली टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। तो पहले हम लोग नदियां पढ़ लेंगे, उसके बाद पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली सुपर टेट के लिए है और सुपर टेट में नदियों से क्वेश्चन 2018 और 19 में एक आया था। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी भैया। ठीक है। और इसके साथ साथ नदियों से क्वेश्चन और किसी एग्जाम में आते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4 में भी आएगा। यूपी पीसीएस और एईडीओ बिहार और अन्य एग्जामिनेशन में नदियों से क्वेश्चन आते हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक ही क्लास में सब नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और यहां से एक क्वेश्चन आपको फंसेगा। यह तय है, निश्चित है। और जो पढ़ाने का तरीका होगा दोस्तों सबसे अलग है और आपको एक ही क्लास में यह आपको तैयार भी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। चलिए, हम लोग का टॉपिक है अपवाह तंत्र। ठीक है। नदियों के बारे में हम लोग क्या इसको बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है। करा कि हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र। पहला आपका क्या है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं। और हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र इधर भी है, इधर भी है। और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र बोलते हैं। और तीसरा और आपका जो बी वाला है, गंगा नदी अपवाह तंत्र, मतलब सिंधु नदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र। और थर्ड जो होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र होगा। मतलब ये हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र है। क्वेश्चन आता है कि हिमालयी नदियों का कितने अपवाह तंत्र या कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं इसको मैप के अनुसार। तो सिंधु नदी के बारे में अगर बात करें तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र में क्या है, तो इसका उद्गम कहां से भी है, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से है। कहां से, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से है। ठीक है। जो बोखर चू के निकट स्थित हिमनद में, मतलब जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र का उद्गम स्थल जो है वो कहां से है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट स्थित हिमनद से है। ठीक है। कहां से भैया, तो हिमनद से है। ठीक ना। करा अपवाह तंत्र में करा कि उत्तर पश्चिम दिशा में लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। तम चाके के पास भारत में प्रवेश और दर्दिस्तान में चिल्हट के पास पाकिस्तान में प्रवेश। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रमुख सहायक नदियां इसकी क्या है, तो कह रहा है कि प्रमुख सहायक नदियों में कह रहा है बाएं तरफ से जास्कर चिनाब नदियां हैं। दाएं तरफ से क्या है, तो श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा आदि। और मुहाना इसका कहां जाके होता है, तो अरब सागर में। मतलब ये कहां जाके गिरती है भैया, तो अरब सागर में गिरती है और ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात कर लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे उद्गम तो दिया तिब्बत में, लेकिन यहाँ पे वास्तविक उद्गम सतलज का कहां से होगा, तो ध्यान रखिएगा। सतलज नदी का वास्तविक उद्गम कहां से होगा, तो राकस ताल से होगा, मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से। अब देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहां से है, तिब्बत में कैलाश पर्वत से, जबकि सतलज नदी का कहां से है, तो राकस ताल से है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी सिंधु नदी अपवाह तंत्र में कौन कौन आता है, तो सिंधु नदी भी आती है और कौन आता है, तो सतलज नदी आती है। और नदियां नीचे हैं, अभी बात करेंगे हम लोग। तो इसका जब भी सिंधु की बात करेगा तो तिब्बत और सतलज की बात करेगा तो राकश ताल। करा मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से। करा भारत में शिव किला दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा भैया, क्वेश्चन आता है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वह आपका हो जाएगा शिव किला दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि शिव किला दर्रा कहां स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। करा संगम, सतलज का संगम कहाँ है, तो चिनाब नदी बहावलपुर के निकट पाकिस्तान में। मतलब सतलज नदी जो है चिनाब नदी में जाकर बहावलपुर के निकट पाकिस्तान में मिल जाती है। लंबाई कुल इसकी कितनी है, तो 1500 किमी। किसकी, तो सतलज नदी की है।
ठीक है। तो ये भैया आपका, ये था आपका सिंधु नदी इधर, और ये आपका सतलज नदी इधर। चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं सिंधु नदी के बारे में थोड़ा से। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? ठीक है, तो चिनाब है। ध्यान रखिएगा, चिनाब। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब नदी है। करा उद्गम स्थल करा कि बारह लाचला दर्रे से है। ठीक है, बारह लाचला दर्रे से है। करा पंत पंत और भागा नदी के मिलने से है। ठीक है, सॉरी चंद्र है, क्षमा चाहेंगे, चंद्र है ये। ठीक है, चंद्र और भागा नदी के मिलने से, ठीक है, चंद्र और भागा नदी बारालाचला दर्रे में मिलती है और यहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है। करा बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसी पर स्थित है। किस पर? तो चिनाब नदी पर स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, चिनाब नदी पर बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थित है। ये क्वेश्चन आता है भैया। तो ये चिनाब नदी के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे रावी नदी। ये सभी सिंधु नदी प्रवाह तंत्र में आएगा। ठीक है, रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में। संगम कहाँ है? तो चिनाब नदी पाकिस्तान में। मतलब रावी नदी किस में जाके मिलती है? तो पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते भी झेलम नदी के बारे में। तो झेलम को बितस्ता, ठीक है, इसको बितस्ता भी कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं? तो बितस्ता भी कहते हैं। बितस्ता नदी इतिहास में, ठीक है, इतिहास में इसको बितस्ता नदी भी कहते हैं। और झेलम नदी के किनारे आपके सेलुकस निकेटर अर्थात सिकंदर की सेना से सेलुकस निकेटर से झेलम नदी का या बितस्ता का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया था और उसका जीता हुआ साम्राज्य भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिया था। और सेलुकस निकेटर की वाइफ से, अरे सॉरी, उसकी बिटिया से, सेलुकस निकेटर की बिटिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी होती है। और जो जीता हुआ क्षेत्र होता है वो सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देता है, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य उसको उसका प्रशासक बना देता है। तो ये नदी चर्चित है, ऐतिहासिक काल में भी ये चर्चित है। ठीक है, फिलहाल अब बात करते हैं झेलम नदी का। झेलम नदी उद्गम स्रोत बेरीनाग झील से पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, और इस प्रमुख तटीय शहर, तो झेलम नदी आपके श्रीनगर से होकर बहती है। और इसका संगम किस नदी पर है? मतलब किस नदी में जाकर मिलती है? तो चिनाब नदी में जाकर मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो किशन गंगा, पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसकी जो सहायक नदी हो किशन गंगा है, और पाकिस्तान में किशन गंगा को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके समझ जाएंगे झेलम नदी के बारे में। जब भी दोस्तों आपको परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको झेलम नदी से इतने ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, प्रवीण सर की गारंटी है। ठीक ना? चलिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है दोस्तों, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं और उनसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए श्योक नदी। श्योक नदी ये भी अभी आपका सिंधु नदी तंत्र में ही हम लोग चल रहे हैं भैया। ठीक है, श्योक नदी उद्गम कहाँ है? रीमो हिमानी से लद्दाख में। मृत्यु की नदी काराकोरम क्षेत्र में। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? मृत्यु की नदी। किसको? श्योक नदी को। काराकोरम क्षेत्र में बहती है। संगम कहाँ है इसका? तो सिंधु नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, ये जो श्योक नदी है ये कहाँ जाके मिलती है? तो सिंधु नदी में। इधर आते हैं भैया, ये है जास्कर नदी। इसका उद्गम है सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा से निकलती है। निर्मित संरचना गहरे गार्ज के रूप में। गार्ज मतलब जानते हैं भैया? जैसे ये ऊपरी भाग से और नीचे खड्डा रूप है, और ये ऊपर से पानी इसमें गिरेगा, फिर यहां से नदी का बहना प्रारंभ हो जाता है। तो यही गार्ज होता है। जास्कर श्रेणी में करा संगम सिंधु नदी से नीमो के समीप। ठीक है, सिंधु नदी में जाकर मिलती है कहाँ? नीमो के समीप। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 150 किमी है। किसकी? तो जास्कर नदी की। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्पीति नदी के बारे में। ठीक है, चलिए स्पीति नदी क्या है? तो उद्गम स्थल इसका
कुंजुम पर्वत श्रृंखला के निकट है। लंबाई इसकी लगभग 81 मील 130 किमी है। स्पीति घाटी के अंदर होती है। कह रहा सतलज नदी से किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में मिलती है। कौन सी नदी? तो स्पीति नदी। स्पीति नदी किससे मिलती है? तो सतलज नदी से मिलती है। बात यह है कि दोस्तों जितनी भी आपकी सिंधु नदी की या सिंधु प्रवाह तंत्र में नदियां हैं, वो कोई ना कोई नदी जाके सतलज में या चिनाब में या रावी में मिला हुआ है। ठीक है, तो सभी आपस में मिल गए हैं। चलिए अब बात करते भी हम लोग गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और पूरे भारत में आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसका स्थान कहाँ है? विष्णु प्रयाग कर्णप्रयाग। किसका? गंगा नदी का। ठीक है, नदी संगम धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडार और अलकनंदा, ये इसके संगम है। किसके? गंगा नदी के सब संगम है। ठीक है, फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। तो ये ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रयाग में कौन कौन? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। ये संगम है गंगा का। मतलब गंगा जब चलती है तो उसको विष्णु प्रयाग में दो नदियां मिलकर मतलब दो नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए। देखिए देखिए, विष्णु प्रयाग में ये धौली और विष्णु गंगा के साथ होती है। कर्ण प्रयाग में ये पिंडार और अलकनंदा के साथ हो जाती है। फिर रुद्र प्रयाग में ये मंदाकिनी और अलकनंदा के रूप में हो जाती है। और देव प्रयाग में यह भागीरथी और अलकनंदा के रूप में होती है। और इसके बाद देव प्रयाग से यह जब तराई क्षेत्र में निकलती है तो गंगा के रूप में हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। और ये प्रत्येक एग्जाम में भैया ये आपका सेक्टर पूछा जाता है। ये प्रत्येक एग्जाम में यह पूछा जाता है। इसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु गंगा, और कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है भैया? तो 2525 अर्थात 2525 किमी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उद्गम कहाँ है भैया? तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। अन्य नाम क्या है? तो पद्मा, अपवाह तंत्र पूर्ववर्ती, और मुहाना इसका कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये ध्यान रखिएगा गंगा नदी के बारे में। अब बात करते हैं अलकनंदा नदी का। तो ये अपवाह किस रूप में है? तो चमोली, टिहरी, गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिला से ये बहती हुई निकलती है। प्रमुख तटीय शहर बद्रीनाथ, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अलकनंदा देवप्रयाग में किसमें मिल जाती है? भागीरथी और अलकनंदा एक साथ हो जाती है देवप्रयाग में। जो गंगा नदी है वो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के रूप में हो जाती है। तो ये आपका अलकनंदा है। लेकिन गंगा नदी का ये शॉर्ट फॉर्म है। पद्मा इसको बांग्लादेश में बोला जाता है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी है और 2525 किमी इसकी लंबाई है। और यही गंगा अलकनंदा की नदी के रूप में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। चलिए मंदाकिनी, देखिए उद्गम इसका कहाँ है? चोराबाड़ी ताल से। संगम इसका कहाँ है? तो अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। ठीक है, तटीय शहर केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम। तो ये मंदाकिनी नदी है जो यहां से स्टार्ट होती है और इस रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों शारदा नदी और यमुना नदी के बारे में। शारदा नदी से भी क्वेश्चन आते हैं और यमुना नदी से भी क्वेश्चन आते हैं। शारदा नदी से क्वेश्चन क्या आता है देख लेते हैं। दिया उद्गम मिलाम हिमानी से, नेपाल हिमालय में। अन्य नाम नेपाल में गौरी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से। संगम इसका कहाँ है? तो घाघरा नदी बहराइच में, जिला उत्तर प्रदेश, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में। मतलब शारदा नदी जो है भैया ये आपके नेपाल से निकलती है और नेपाल में इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका संगम कहाँ है? तो घाघरा नदी में बहराइच में आकर ये मिल जाती है। भारत नेपाल सीमा पर इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं भैया हम लोग
यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी उद्गम इसका यमुनोत्री हिमानी बंदर पूछ चोटी के पास से होता है। प्रमुख संगम इसका गंगा नदी से मिलती है प्रयागराज में। और सहायक नदियां इसकी है चंबल, बेतवा और केन। पूछा जाता है कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल है, बेतवा है और केन है। चलिए अब आते हैं भैया रामगंगा के बारे में। उद्गम इसका क्या है, तो दूधा टोली श्रेणी से है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है और ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब ये है गंडक नदी, ये नेपाल हिमालय से निकलती है। संगम इसका गंगा नदी में सोनपुर पटना में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये गंडक का कहाँ मिलती है, सोनपुर में, ये आपका। चलिए अब बात करते हैं भैया कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी जो है आपका बिहार के किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, ठीक है, बिहार के किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो कोसी नदी से आपको प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, चलिए कोसी नदी से आपको प्रश्न आ जाते हैं। चलिए दिया है कोसी नदी, कराए उद्गम इसका कहाँ है, गोसाई थान नेपाल हिमालय से। संगम कहाँ है, तो गंगा नदी में मिलती है कटिहार बिहार में। ठीक है, जो भैया कोसी नदी है वो गंगा नदी कटिहार में बिहार में मिल जाती है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 720 किमी है। और इसका अन्य नाम बिहार के शोक के नाम से इसको जाना जाता है, कोसी नदी को। धाराएं 7, तमूर, अरूर, सोन कोसी, दूध कोसी, भोटे कोसी, तंबा कोसी, इंद्रावती कोसी। इतनी धारा के रूप में कोसी नदी बहती है। और भारत की एकमात्र नदी है जो दिशा बदलने में बहुत तेज है। क्वेश्चन आता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जिसकी दिशा बदल जाती है, तो वह कोसी नदी है और इसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए यह प्रसिद्ध है और बिहार में तबाही मचाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये जो आपका कोसी बैराज है उसका पानी अचानक से छोड़ दिया जाता है, या नेपाल अचानक से पानी जब छोड़ता है तो इससे पानी का बहाव तगड़ा हो जाता है, जिसके वजह से यह बिहार में तबाही मचाती है। इसलिए इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है और यह अपनी दिशा हमेशा बदल देती है। चलिए नेक्स्ट है, अब आते हैं भैया गोमती नदी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी का गोमक ताल है, फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। सहायक नदियां साई, बरना, गचाई, गिरी आदि। संगम इसका कहाँ है, तो गंगा नदी में गाजीपुर में आपका मिलती है। गाजीपुर में ये आपके मिलती है भैया रजवारी और ये आपका सिधौना में आकर ये मिलती है गाजीपुर में। ठीक है, अब आते हैं भैया हम लोग सोन नदी के बारे में। ठीक है, उद्गम इसका कहाँ है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से सोन नदी का है। ठीक, इसका संगम कहाँ है, तो गंगा नदी में पटना के निकट ये मिलती है, गंगा नदी में सोन नदी। ठीक है, सोन नदी गंगा नदी में पटना के निकट मिलती है। इसका क्षेत्र क्या है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, इतने राज्यों में ये बहती है। सहायक इसकी नदी कौन है, तो रिहंद नदी है, उत्तरी कोयल आदि। ठीक है, और रिहंद नदी पर रिहंद बांध भी है। इस तरह से ये आपका सोन नदी है और यहां से प्रश्न आपको आता है। एक बात जान लीजिए, नदियों से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन आता है और इसको आप एक बार देख लेंगे तो यहां से आपको तैयार हो जाएगा। चलिए अब चलते भी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से हमको तैयार करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। दिया है महत्वपूर्ण तथ्य में, करा कि यरलुंग जंगपो जंगबो यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है किस नाम से, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। करा कि यह सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से झोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है। मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह सिक्किम में स्थित खांगचुंग झो हिमनदीय झील से झोम्बो झू नदी के रूप में उद्गमित होती है। ठीक है, जिसको हम तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसकी ये सहायक नदी के रूप में है, कौन, तीस्ता नदी। ठीक है, जो तीस्ता नदी है सिक्किम से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी में आपका ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो यरलुंग जंगपो से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। जबकि यह आपकी तीस्ता नदी है, इससे इसकी सहायक नदियों में आता है। चलिए
अब बात करते हैं भैया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। उद्गम कहाँ है? तो आंगसी ग्लेशियर पश्चिम तिब्बत, अभी हमने बताया है कि ये तिब्बत से निकलती है। अपवाह इसका हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर। अन्य नाम इसके क्या है? तो सांगपो, सापू तिब्बत में, ठीक है, दिहिंग अरुणाचल प्रदेश भारत में, ब्रह्मपुत्र असम भारत में, जमुना बांग्लादेश में। तो ये ध्यान रखिएगा कि सांगपो, इसको सांगपो या सापू के नाम से किस देश में जाना जाता है? तिब्बत में जाना जाता है। और दिहिंग नाम से अरुणाचल प्रदेश भारत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र असम में भारत में जाना जाता है और जमुना बांग्लादेश में इसको जाना जाता है। प्रमुख इसकी सहायक नदियां तीस्ता, कामेंग, अभी बताया ना भैया कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में आती है। दिया सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग और पागल दहिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित। ये नदी आपकी सहायक नदी है किसकी? तो ब्रह्मपुत्र नदियों नदी का ये जितनी भी नदियां हैं सब सहायक नदियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये है, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो यहां से आपको प्रश्न जरूर पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसको एकदम तैयार कर लेना है। चलिए अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के। तो लोहित नदी है, जयाल चू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत से निकलती है। अपवाह क्षेत्र तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश तथा असम भारत में। जबकि सुबनसिरी नदी तिब्बत पठारी क्षेत्र से निकलती है। असम, अरुणाचल प्रदेश और भारत और तिब्बत चीन में ये बहती है। चलिए अब आते हैं बराक नदी के बारे में। कराक बराक नदी उद्गम इसका मणिपुर पहाड़ी से। अपवाद क्षेत्र है मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम भारत, बांग्लादेश तथा म्यांमार में। ये कौन सी नदी है? तो बराक नदी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बराक नदी इतने राज्यों से होकर बहती है। अब चलते भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर, असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमाचल के अच्छा अक्ष संघीय नमन के कारण का तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां। तो ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। अब आते हैं भैया प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों में आपका आ जाता है एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपको एग्जाम में आता है वो यहाँ पर है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां मुहाने पर ज्वारनदमुख इस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? उसमें कौन कौन सी नदी आएगा भैया? तो नर्मदा आएगी, ताप्ती आएगी और माही आएगी। इसको फिर से देखते थे, नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते भैया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन ध्यान रखिएगा सुंदरबन डेल्टे का निर्माण कौन सी नदी करती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, डेल्टा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टे का निर्माण करती हैं। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बंगाल में सुंदरबन डेल्टे का निर्माण करते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? तो डेल्टा बनाती हैं। चलिए अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में भैया। अमरकंटक से ये निकलती है। कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। उद्गम इसका है अमरकंटक चोटी से, मैकाल पर्वत श्रेणी से। बहाव भ्रंश घाटी के रूप में पश्चिम दिशा की ओर बहती है। क्वेश्चन आता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो वह आपका क्या होगा भैया? नर्मदा नदी होगा। एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। कुल किमी कितनी है? तो 1312 किमी। क्षेत्र 98,796 वर्ग किमी। मुहाने पे ज्वार नदमुख का निर्माण अर्थात अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रमुख जलप्रपात इस पर कौन कौन है? तो धुआंधार, कपिल धारा और सहस्त्र धारा, ये जलप्रपात हैं इस नदी पर। अब बात करते हैं भैया ताप्ती नदी। इसका उद्गम है बैतूल जिले मुल्ताई के निकट मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों से। लंबाई लगभग 724 किमी। अपवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। लगभग 65,135 वर्ग किमी इसका क्षेत्र है।
विशेषता, ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण, ताप्ती भी एस्चुरी का निर्माण करती है और नर्मदा भी एस्चुरी का निर्माण करती है। यह क्या होता है भैया, तो ये अरब सागर में गिरते हुए ऐसे इनका मुहाना हो जाता है और पानी अरब सागर से ऐसे इसमें एंटर कर जाता है ऐसे। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं अपवातन। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी, ठीक है, कौन नदी है भैया? प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 1465 किमी भारत की सबसे प्रायद्वीपीय लंबी नदी है। कौन सी? तो गोदावरी। कौन सी नदी है भैया? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। 1465 किमी, 1465 किमी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है, उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर से, नासिक महाराष्ट्र से, मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रमुख सहायक नदियां प्रवरा, प्रहिता, मंजीरा, इंद्रावती आदि हैं गोदावरी की। ठीक है, और बेसिन क्षेत्र इसका महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी है। तो ये ध्यान रखिएगा भैया, इसको दक्षिण की गंगा के भी नाम से जाना जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है। चलिए अब चलते भैया आपके महानदी विशिष्टता में, मतलब महानदी में करा सिहवा पहाड़ी धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से निकलती है। फिर करा कि डेल्टा का निर्माण पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टे का निर्माण करती है। प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल। अपवाद छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, लगभग 851 किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। अब बात करते भैया हम लोग कृष्णा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहां से भैया? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट से है। लंबाई इसका कितना है? तो 1400 किमी। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा। मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और बेसिन क्षेत्र इसका क्या है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जल विवाद, तत्कालीन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वर्तमान में शामिल है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य 1957 से, मतलब इस नदी का, कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जल विवाद चलता है 1957 से। अब बात करते भैया कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्गम इसका कहाँ होगा? तो ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोडाकू, कर्नाटक से। लंबाई कितनी होगी? 800 किमी। अपवाद क्षेत्र क्या है? तो 81,155 वर्ग किमी। मुहाना क्या है? पुंपुहार निकट बंगाल की खाड़ी में। अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। विशेष तथ्य, श्रीरंगपट्टम शिव समुद्रम एवं श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है। कौन? कावेरी नदी। और इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, करा प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी आदि है। जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, कावेरी नदी पर है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी नदी को सबसे शुद्ध नदी दक्षिण भारत में बोला जाता है। गंगा की तुलना इसकी की जाती है कावेरी नदी की। अन्य प्रमुख नदियों में चलते भैया राक्षसंकेश नदी है। उद्गम इसका उत्तरी भूटान से, सीमा निर्धारण पश्चिम बंगाल और असम के मध्य में है। संगम इसका ब्रह्मपुत्र नदी में असम बांग्लादेश की सीमा के समीप मिल जाती है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से निकलती है, कर्नाटक में। ठीक है, और मुहाना अरब सागर में, लंबाई 184 किमी है काली नदी का। यह है माही नदी, उद्गम विंध्य श्रेणी में मध्य प्रदेश। अपवाह इसका होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मुहाना इसका होगा खंबात की खाड़ी में। ठीक है, चलिए अब आते हैं मीठी नदी। उद्गम बिहार झील मुंबई से, लंबाई 18 किमी, मुहाना अरब सागर में, महिम क्रीक के समीप। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको दिया है कपिली कोपली नदी। उद्गम मेघालय पठार से, सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। गंगा संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदियों की, मतलब गंगा जो है वो किस नाम से जानी जाती है संयुक्त रूप से? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के नाम से जानी जाती है। गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है कहां से? हरिद्वार से। तो यही दो नदियां जब मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं हरिद्वार से, तो उसको गंगा के नाम से जाना जाता है।
गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है हुगली और मेघना नदियों के मध्य। कहाँ बनता है? तो बंगाल में। कहाँ बनता है? तो बंगाल में बनता है। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है तो पश्चिमी घाट है। तरह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है। कह रहा है कि नर्मदा नदी घाटी स्थित है विंध्य उत्तर दिशा, सतपुड़ा दक्षिण दिशा, पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। कर अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? तो गोदावरी नदी को। अभी हमने बताया था कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। करा मैसूरू, बेंगलुरु तथा कोलार सौर क्षेत्र की विद्युत प्रदान की जाती है शिव समुद्रम से। कहां से? शिव समुद्रम जलप्रपात से। किस पर है? तो कावेरी नदी पर है। अब इधर बात कर लेते हैं भैया चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश के निकट से, तटीय स्थल सवाई माधोपुर माधोपुर धौलपुर आदि से, संगम इसका इटावा के निकट यमुना नदी में मिलती है। सहायक नदी बनास, पार्वती और काली सिंध और छिप्रा नदी आदि। छिप्रा नदी इस पर उज्जैन बसा हुआ है। इस पर उज्जैन बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। महाकाल मंदिर जो है छिप्रा नदी के तट पर है, उज्जैन में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छिप्रा नदी चंबल नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो ये था भैया आपके मुख्य रूप से प्रमुख रूप से भारत की नदियां। इधर झेलम चिनाब रावी सिंध सतलज अब्यास सुनी और ये लूनी और यमुना रामगंगा चंबल सिंध बेतवा गंगा दामोदर स्वर्णरेखा कोयला महानदी ताप्ती पेनगंगा गोदावरी भीमा कृष्णा तुंगभद्रा पेनार कावेरी। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर भैया। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। करा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो कृष्णा नदी। करा गोदावरी नदी का उद्गम होता है कहाँ? त्रंबकेश्वर नामक स्थान से, नासिक जिला महाराष्ट्र से। करा कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ताल कावेरी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ कर्नाटक से। ताप्ती नदी बहती है किस घाटी से होकर? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो ताप्ती नदी। क्वेश्चन आता है कि रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। करा अहमदाबाद शहर स्थित है साबरमती के नदी किनारे। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है लूनी नदी। महा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए आगे और देख लेते हैं। कह रहा है परीक्षा अभिज्ञ तत्व में, कह रहा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और मेघना एवं ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो यह मेघना के रूप में बांग्लादेश के रूप में बांग्लादेश में जानी जाती हैं। बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है? कोसी नदी को। करा कि त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत कौन है? गंडक नदी। करा राजस्थान कोटा के निकट गार्ज का निर्माण कौन नदी करती है? चंबल नदी। करा पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन है? तो काली गंगा है। कौन नदी है भैया? तो काली गंगा। करा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होने वाली नदी बेतवा नदी। करा बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग है मोरीबंद डेल्टा। करा बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कुल कितनी है? तो 12। मतलब बिहार के 12 जिला गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी। ठीक है। चलिए कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है सेंट लॉरेंस। दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाह तंत्र क्या है? तो वृक्षनुमा है। और करा केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पंबार नदी, भवानी और कबानी नदी। अब करा कि गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात नदी घाटी संबंध है किससे? तो चंबल नदी से। करा भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो कौन? गोदावरी नदी। और करा केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो पेरियार नदी। पेरियार बांध भी है। तो दोस्तों ये था आपका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग। एग्जाम महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा उपयोगी तथ्य और परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इन तथ्यों को एक बार अगर आप रिपीट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, नदी से आपको ढेर सारे क्वेश्चन इस क्लास से मिलेंगे। अगर हमारी इस क्लास से संतुष्ट होंगे, मैटर अच्छा लगा होगा, तो
हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों तक फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हम कम आते हैं, शुद्ध मटेरियल और सही मटेरियल लेके आते हैं। कोई बकवास नहीं, सीधी बात होती है, कोई भौकाल नहीं। छोटे चैनल वाले हैं लेकिन ईमानदारी से मैटर हम आपको देते हैं, ठीक है। और ये आपको फंसेगा, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप तो हमको धन्यवाद आप जरूर दीजिएगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच। और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी बेहतर कोर्स के लिए आप एग्जाम माइंड ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। यह सुपर टेट की क्लास थी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।